जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद हो, लोगों की पसंद तो हर पर बदलती है मेरे दोस्त। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, प्रतिशत में हमने पार्ट 5 पढ़ लिया था, यानी 5 क्लास टोटल हमने पढ़ ली। प्रतिशत में हम 2-3 क्लास और पढ़ेंगे। चलते हैं प्रश्न में। आज हम 10 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, 8 क्लास में लगभग 70-80 प्रश्न हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न हैं ये जो हर परीक्षाओं में आना ही आना है। अगर प्रतिशत के आपने ये पूरे जितने 8-9 वीडियो लगभग बनेंगे अपना आपने पूरे देख लिए तो प्रतिशत से आपका प्रश्न छूट ही नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। दोस्तों, प्रश्न 1 कहता है कि किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपए कम हो जाता है, तो खिलौने का नया मूल्य क्या होगा? अब देखिए, किसी खिलौने पर 30 रुपए छूट देने पर 30% मूल्य कम हो जाता है, खिलौने का नया मूल्य क्या होगा? अब देखिए, 30% बराबर 30 के, 30% बराबर 30 के। तो आप जानते हैं कि अगर 30% बराबर 30 है, यानी परसेंट और नंबर बराबर है, 30% बराबर 30 के, तो 100% बराबर 100 नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो खिलौने की कीमत है पहले छूट देने के पहले वो कितनी रही? 100 रुपए। अगर आपको कह दिया जाए कि आप बाजार में या मेले में खिलौना खरीदने गए, आपको कह दिया गया कि 30% छूट मिल रही है आपको, आपने देखा कि जो 30% छूट मिल रही है उसको पैसों में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 30 रुपए में हो रहा है, यानी 30% बराबर 30 रुपए के, तो 100% बराबर 100 के। तो आपको अगर कहा गया कि 30% बराबर 30 के, आपको 30% छूट मिलेगी या 30 रुपए की छूट मिलेगी, तो आप तत्काल अंदाजा लगा देंगे कि अगर 30% बराबर 30 के तो इसकी कुल कीमत 100 रुपए होगी। अब देखिए, 100 रुपए की वस्तु है वो टोटल, तो खिलौने का नया मूल्य यानी छूट देने के बाद खिलौने का मूल्य क्या होगा? खिलौने का मूल्य क्या है? छूट देने से पहले 100 रुपए, छूट आपको कितनी मिल रही है? 30 रुपए। तो कितने का मूल्य, मतलब कितने का खिलौना पड़ा छूट देने के बाद? दोस्तों, खिलौना पड़ा 70 रुपए का। ऑप्शन नंबर 1, खिलौना पड़ा 70 रुपए का। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, एक कमीशन एजेंट अपने द्वारा पूंजी निवेश पर 3% कमीशन देता है तथा जिस कंपनी में पूंजी लगाई गई है उसे 25% की अदायगी मिलती है। निवेशकर्ता को यथार्थ में कितने प्रतिशत का लाभ होता है? कहने का मतलब यह हुआ कि एक LIC एजेंट आपके घर में बार बार आता है, वो कह रहा है भैया बीमा करवा लीजिए, बीमा करवा लीजिए। आप बीमा नहीं करवा रहे, वो एक बार थक हार कर आता है, जबरदस्ती कहता है भैया बीमा करवा लीजिए, मैं अपने आप से आपको 3% ब्याज दूंगा। कहने का मतलब कह रहा है कि एक कमीशन एजेंट अपने द्वारा पूंजी निवेश पर 3% कमीशन देता है। कह रहा है कि आप जितनी पूंजी लगाएंगे उसमें मैं 3% अपने जेब से आपको कमीशन दूंगा और 25% तो आपको बीमा कंपनी दे ही रही। तो यही प्रश्न कह रहा है कि एक कमीशन एजेंट अपने द्वारा पूंजी निवेश पर 3% कमीशन देता है तथा जिस कंपनी में पूंजी लगाई गई है उसे 25% की अदायगी मिलती है, तो निवेशकर्ता को यानी जिसने पूंजी लगाई है उसको यथार्थ में कितने प्रतिशत का लाभ होता है? देखिए, इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि AB फार्मूला होता है। AB फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये जिसमें जब दो बार परसेंटेज आए, कमी आए या हानि आए, लाभ आए, कोई जरूरत नहीं है उसमें। मैं बता रहा हूं आपको, A + B + AB / 100%। अब देखिए, माइनस अगर कमी हो, प्लस अगर वृद्धि या लाभ हो। कमी हानि हो तो कमी हो या हानि हो माइनस, वृद्धि लाभ हो तो प्लस। कहने का मतलब यह है कि अगर कह दिया जाए कि 10% की हानि तो माइनस। जब 2 बार देखो A और B, जब दो इसमें 3% दिया है, 25% दिया, आप देखिए इसको रख दीजिए सूत्र में, आपको कुछ नहीं करना, चाहे इसको A मान लीजिए चाहे इसको A, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए A 3 B 25 प्लस AB गुणे में है ये, तो 3 गुणे 25/100% दोस्तों। ठीक है,
तो 25 3 28 प्लस 25 3 होता है 75, 25 3 75 बाई 100, 75 बटे 100। अब जब 2 जीरो इसके काटेंगे तो दशमलव यहां पर लग जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो 28 प्लस 0.75 बराबर 28.75। ये प्लस में है ना, प्लस हमेशा लगा रहता है, दिखता नहीं है। अगर माइनस आए तो कमी होगी और प्लस आए तो वृद्धि या लाभ होगा। कहने का मतलब कि निवेशकर्ता को यथार्थ में 28.75% का लाभ होगा। समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2, निवेशकर्ता को यथार्थ में, यानी बीमा एजेंट जो बीमा करता है वो 3% दे रहा है, और जिस कंपनी में उसने निवेश किया यानी बीमा जिस कंपनी से करवाया वो कंपनी दे रही 25%। टोटल मिलाकर यथार्थ में कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 28.75% का लाभ होगा। दोस्तों मैं जो प्रश्न बता रहा हूं इसमें हर टाइप के प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से, लागत मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है। यानी जो उसकी लागत मान लीजिए कुछ भी रही हो उसमें 20% बढ़ा के मूल्य अंकित कर देता है। प्रिंटेड रेट यानी अंकित मूल्य को कहते हैं प्रिंटेड रेट अंकित करता है और 15% की छूट देता है। इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? वही ए बी फार्मूला पहले वाला क्या था? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। अगर प्लस है तो वृद्धि या लाभ, अगर माइनस है जैसे अधिक करता है तो ये प्लस होगा, छूट देता है तो माइनस। छूट मतलब कम करना, माइनस घटाना। अब देखिए ए ये है, बी ये है। ए रखिए 20, ये अधिक करता है ना तो प्लस में रहेगा, ठीक है। अब यहां देखिए ये माइनस होगा, कारण ये 15% की छूट देता है ना, तो छूट देता है मतलब कम करता है तो -15, ठीक है। और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस होगा। ए बी यही ए बी 20 गुणे 15 बटे 100, ठीक है। 20 में 15 गए 5 माइनस ये 20 पंचे 100, 5 3 15, 3 माइनस यानी 2 क्या आया? 2% का लाभ होगा। प्रश्न में उत्तर आया तो 2% का लाभ होगा। अब देखिए मैं आपको बहुत साधारण तरीके से समझाऊं जो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। ये तो सूत्र से हमने लगाया, अब इसको समझते हैं बहुत ही बेसिक से, जीरो लेवल से। अब देखिए एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अंकित करता है, अधिक अंकित करता है। माना कि उसका लागत मूल्य 100 रुपए है। माना कि लागत मूल्य 100 रुपए है। आपको कह दिया गया आपने कोई वस्तु बनाई, उसकी लागत 100 रुपए लगी। आपने उसकी लागत मूल्य में 20% अधिक कीमत दर्ज कर दी, यानी लागत मान लीजिए 100 रही, आपको अंकित क्या कर दिया आपने? 20% अधिक। 100 का 20% क्या होगा? 20। तो आपने क्या लिख दिया उसमें? आपने लिख दिया 120 रुपए। लागत मूल्य क्या है? लागत क्या है? 100 रुपए। अंकित कितना किया आपने? अंकित कर दिया 120 रुपए, यानी 20% बढ़ा दिया आपने, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि भैया 15% की छूट है, इसमें ले जाइए, सामान खरीद लीजिए, 15% की छूट है आपको। पहले 100 रुपए आपकी लागत लगी है, आपने 20% अधिक अंकित कर दिया, छाप दिया, प्रिंट कर दिया आपने 120 रुपए। अब आप इसके बाद क्या कह रहे हैं कि भैया 15% की छूट दे रहा हूं मैं, सामान ले जाइए। अब 120 रुपया का कोई सामान है, 120 रुपए उसमें छपा है, अब आप इसमें 15% की छूट दे रहे हैं कि भैया ले लीजिए, 15% की छूट है। अब 120 का 15% आप सीधा सा निकाल लेंगे। आपको इतना तो आना चाहिए ना, ये खरीदारी है। आप दुकान में गए, कोई चीज रखी 120 रुपए की, दुकानदार कह रहा है कि भैया 15% की छूट है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भैया हमें छूट कितने की मिल रही है। आपको इतना नहीं पता तो आप खरीदारी कैसे कर पाएंगे? 15%। देखिए 20 से काटिए, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 5 3 15, 6 18 रुपए की छूट आपको मिल रही है। समझ रहे हैं?
18 की छूट, 120 रुपए वाली चीज आपको 18 रुपए छूट के साथ कितने की पड़ रही है? 102 रुपए की। अब कह रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। भैया उसकी लागत कितनी लगी थी? लागत तो 100 रुपए लगी थी ना, और बेच कितने का रहा है? 102 रुपए का। उसको कितने का लाभ हुआ अब बताइए? 100 रुपए लागत है, 102 रुपए की बेच रहा है, 2 रुपए लागत, 2 रुपए लाभ निकला। 2 रुपए लाभ निकला तो 100 का 2 रुपए 2% ही तो होगा। 2 रुपए 100 का 2% ही होगा, ठीक है। 2 रुपए 100 का 2% कितना होगा? 2 रुपए ही होगा, ठीक है। समझ लिया आपने? इस सूत्र से समझ लिया, बेसिक समझ लिया। 100 रुपए लागत है, 20% अधिक अंकित कर दिया 120। अब कह रहा है कि भैया 15% की छूट ले लीजिए, तो 15% की छूट 18 रुपए छूट देकर उसने 102 रुपए की बेची। 100 की लागत लगी, 102 की बेची, 2 रुपया उसने लाभ कमाया। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो भी 2 रुपए निकलेगा, क्योंकि लागत 2 रुपए, 2% बराबर 2 रुपए, क्योंकि उसकी लागत 100 रुपए है ना। 100 रुपए 100% बराबर है, 1 रुपए बराबर 1% के, 100 रुपए बराबर 100% के, तो 2 रुपए उसका लाभ हुआ। तो 2 रुपए, अगर 100 रुपए लागत है, 2 रुपए लाभ हुआ तो 2% का भी लाभ हुआ, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि जब एक खिलौनों के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए। कहने का मतलब कि जो खिलौने थे उसके मूल्य में 20% कीमत बढ़ा दी गई तो बेचे गए। पूर्ण विराम। खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई, मूल्य 20% बढ़ाया। कहने का मतलब कि मूल्य जो था पहले उसमें 20% मूल्य में वृद्धि कर दी गई, और जो खिलौने थे उसमें 15% खिलौने कम कर दिए गए। कह रहा है कि इस लेन देन में, रेट बढ़ाने में, इसके बाद 15% खिलौने कम करने पर, इस पूरे खरीदारी पर दुकान की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? उसे घाटा हुआ या मुनाफा हुआ, हानि हुई या लाभ हुआ? देखते हैं ये सब, जिसमें जब कोई घटना 2 बार घटे, ध्यान दीजिए इसमें। देखिए 20% 15% कमी हो या वृद्धि हो, दोनों बार कमी हो या दोनों बार वृद्धि हो, या एक बार कमी एक बार वृद्धि हो। जब एक ही घटना 2 बार घटे, 2 प्रकार की घटनाएं घटे, तो उसमें ए बी फार्मूला आपको लगाना है, आपका तत्काल उत्तर आ जाएगा, आपको दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए यही वाला a + b + ab बाई 100%, ठीक है। अगर कमी हो तो माइनस कर देना है, वृद्धि हो तो प्लस कर देना है। देखिए 20 वृद्धि है तो प्लस होगा, माइनस कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस का माइनस होता है 20 × 15/100। ये देखिए 20 में 15 गई 5, 20 पंचे 100, 5 तियां 15, 2%। क्या हुआ? वृद्धि। मैंने बताया कि अगर उत्तर प्लस में आए तो लाभ हुआ है, अगर उत्तर माइनस में आए तो हानि हुई है। कहने का मतलब यही हुआ कि जो खिलौने थे, खिलौने का जो रेट था उसमें रेट में 20% की वृद्धि करने के बावजूद, 20% वृद्धि करने पर, और खिलौने 15% कम कर दिए गए, खिलौनों की संख्या 15% कम कर दी गई, इसके बावजूद जो लेन देन हुआ, बिक्री हुआ, उसके कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? फिर भी उसे 2% का लाभ हुआ दोस्तों, फिर भी 2% का क्या हुआ? लाभ हुआ। 2% की वृद्धि हुई, उसकी कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? उसको 2% का लाभ हुआ, यानी कि उसकी आमदनी पर 2% की वृद्धि हुई। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर, लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा या घट जाएगा? सबसे पहले आप आयत जान लें। आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर ही होगी। हम वर्ग को आयत कह सकते हैं। वर्ग देखिए, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग को आयत कहा जा सकता है। कैसे? मान लीजिए सभी 10-10 हैं, इसको आयत कैसे कह सकते हैं? आयत की परिभाषा क्या होती? आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की बराबर है तो
एक वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन एक आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता। ध्यान दीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। एक वर्ग आयत हो सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन एक आयत को वर्ग कतई नहीं कहा जा सकता। देखिए इसमें भी 2 बार प्रतिशत में घटना घटी है, उसको ए बी फार्मूला लगा दीजिए। ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100%। ठीक है, देखिए पहले 10% अधिक यानी प्लस में, फिर 10% की कमी यानी -10, प्लस माइनस होता है माइनस, 10 गुणे 10 बटे 100। अब देखिए 10 में 10 गए 0, ये प्लस माइनस कट जाएगा, और ये 10 दहम 100 से 100 कट गया, यानी कि -1 आया। माइनस का मतलब होता है कमी, यानी इसके आयत के क्षेत्रफल में आयत की लंबाई को 10% बढ़ाने तथा उसकी चौड़ाई को 10% कम करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके क्षेत्रफल में प्रभाव ये पड़ेगा कि उसका क्षेत्रफल -1% कम हो जाएगा, यानी 1% कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1% कम हो जाएगा। अब इसको देखिए आप बेसिक, बिल्कुल 0 से कैसे समझते हैं इसको, संख्या मानकर देखिए, समझिए। यहां पर समझ लेते हैं, छोटी सी जगह पर एक आयत बना लेते हैं। एक आयत हमने बना लिया, अपने मन से इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 10,000 मान लीजिए, उत्तर वही आएगा। देखिए हम लंबाई को मान लेते हैं 20, चौड़ाई को मान लेते हैं 10। आप 10-5 भी मान सकते हैं, 2-1 भी मान सकते हैं, 10-10 भी मान सकते हैं, जो भी आपको मानना हो मान लीजिए, उत्तर वही आएगा। अब देखिए ये पहले आयत है, पहले का आयत है ये, ठीक है। पहले आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या था? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? परिभाषा, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 200। क्षेत्रफल 200 या इंच में कर लीजिए, स्क्वायर में कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, इंच में, मीटर में, 200 वर्ग मीटर यानी मीटर, 200 आप जानिए बस, ठीक है। पहले इसका क्षेत्रफल क्या रहा? 200 रहा। अब देखिए इसकी लंबाई को 10% बढ़ा दीजिए, चौड़ाई को 10% कम कर दीजिए। लंबाई ये है ना, लंबाई कौन सी होती है? जो ज्यादा है वही तो लंबाई होगी, जो कम है वो चौड़ाई होगी। अब देखिए अब जो आयत बना उसकी लंबाई को 10% बढ़ाना है। 20 का 10% क्या होगा? 20 का 10% क्या होगा? 2 होगा। निकाल लीजिए, आपको इतना आना चाहिए। 20 का 10%, 10 दहम 100, 10 दूनी 20, 20 का 10% 2, यानी 20 था, 10% बढ़ाने पर क्या हो गया? 22 हुआ। अब देखिए चौड़ाई को हमें 10% कम करनी है, चौड़ाई को 10% कम करना है। चौड़ाई पहले कितनी थी? 10 मीटर या 10 फुट या 10 इंच। पहले चौड़ाई थी 10, अब इसको 10% कम करके लिखना है, 10% कम करना है। तो 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। देखिए 10 का 10%, 10 का 10%, 10 दहम 100, 1। ये आपको ये आना चाहिए, बहुत बेसिक है। 10 का 10% 1 होगा। तो पहले 10 थी, अब 9 बची। समझना बात को। पहले क्षेत्रफल कितना था जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ था? 200। अब क्षेत्रफल क्या बचा? लंबाई हो गई 22, चौड़ाई हो गई 9, गुणा कर दीजिए। 22 नहीं है, कितना होता है? 2 9 18 और 2 9 18, 1 19। पहले क्षेत्रफल था 200, अब हो गया 198। कितना कम हो गया? 2। ये 200 का कितना परसेंट है? 1%। 200 का कितना परसेंट है? 1%। 100 में अगर 100 होता तो 2 कितना होता? 2%। ये 200 का 1% है भैया। 1% क्षेत्रफल में कमी आई। क्यों? अब देखिए 10-10 आपको 10-10 आप मान लीजिए। मैं इसको केवल 2 सेकंड में करता, इस सवाल को मात्र 2 सेकंड में। आप 10-10 मानिए, क्योंकि वर्ग को आप आयत कह सकते हैं। 10 दहम 100, पहले क्या था? 100 था क्षेत्रफल। अब हमने परिवर्तित किया, लंबाई बढ़ाई, 11 हो गई, चौड़ाई कम किया, 9 हो गई, 11 नहीं 99। 100 था पहले, 99 हुआ, 1 घटा, 1 बराबर 1% के, क्योंकि 100 है ना, 100% बराबर 100 के, तो 1 बराबर 1% के, 1% कमी आई। 100 था 99 हुआ, 200 था 198 हुआ, इसमें 2 की कमी आई, क्योंकि इसमें 2 है, 200 है, तो 2 बराबर 1% के। 200 में 2 1% के बराबर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। देखो प्रश्न नंबर 6, ये अलग टाइप का सवाल है, इसमें सभी टाइप के सवाल आएंगे। ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में
चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि कर दी गई। चीनी पहले किस रेट में मिलती थी हमको पता नहीं है, लेकिन चीनी के मूल्य में जब 40% वृद्धि हुई तो जब हम बाजार जाते हैं तो 600 रुपये लेकर तो हमें 6 किलो चीनी कम मिलती है। यानी पहले अगर रेट 40% बढ़ा ना होता तो हम 600 रुपये लेके जाते तो हमें 6 किलो चीनी और मिलती। जाहिर सी बात है, हम कोई चीज़ पहले 600 रुपये की खरीदते थे, रेट बढ़ गया 40%। जब रेट 40% बढ़ गया तो वही 600 रुपये लेकर हम जाते हैं तो हमें 6 किलो चीनी कम मिलती है। कहने का मतलब यह है कि अगर 40% रेट ना बढ़ा होता तो 600 रुपये लेकर जाते तो हमें 6 किलो चीनी और मिलती। इसका सीधा सा सूत्र आप लगा दीजिए, 600 बढ़ा रेट क्या है, 40% की वृद्धि हुई है। 600 रुपये हम लेकर गए, 40% की वृद्धि हुई, 6 किलो चीनी हमें कम मिली। अब देखिए परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे 100 का गुणा होगा। 600 गुणे 40% हटाने के लिए 100 का गुणा होगा। अब देखिए ये 100 गुणे 600 हो जाएगा, 600 कट जाएंगे, 40 क्या है, चीनी का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य, प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, 40 रुपए किलो। यानी चीनी अब कितने में मिले भैया, चीनी अब 40 रुपए किलो मिलने लगी है। ठीक है, चीनी का नया मूल्य यानी बढ़ा हुआ मूल्य 40 रुपए किलो हो गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7 इसी तरह का। इसमें देखिए ये प्रश्न नंबर 6 जैसा है कि थोड़ा सा उससे अलग है। ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर, पहले बार सवाल में रेट बढ़ा था, इसमें रेट घट गया। आप बाजार गए, पहले आप जितनी चीनी खरीदते थे जितने रुपए किलो, उसमें कमी हो गई, रेट घट गया। जब रेट घट गया आप पैसा उतना लेकर जा रहे हैं तो आपको ज्यादा चीनी मिलेगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। इसलिए जब रेट 10% घटा तो एक दुकानदार 2250 रुपए लेके गया तो उसको 25 किलो चीनी ज्यादा मिल गई। तो कह रहा है कि चीनी का मूल्य प्रति किग्रा पहले कितना था, यानी चीनी का मूल्य जो प्रति किलोग्राम पहले कितना था। इन सवालों में पहले हमें नया मूल्य निकालना पड़ेगा, नया मूल्य हमको निकालना पड़ेगा। नया मूल्य निकालने का मतलब मैंने आपको बताया था कि 2250 रुपए में 2250 रुपए हम लेके गए, रेट कितना घटा 10%। कितनी चीनी हमको कम मिली या ज्यादा मिली, 25 किलो परसेंट। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो नीचे लग जाएंगे। अब देखिए इससे इसको काट, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 नैया 225, यानी नया मूल्य 9 रुपए प्रति केजी है। नया मूल्य 9 रुपए प्रति केजी है। अब प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है भैया, इसमें पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक मूल्य। अब आप ये दिमाग लगाइए कि चीनी का मूल्य 10% कम हो जाता है ना, तो दुकानदार को 2250 में 25 किलो चीनी अधिक मिलती है। यानी नया मूल्य 9 में है तो पहले कितना रहा होगा, ज्यादा रहा होगा ना, क्योंकि रेट घटने पर, रेट घटा है ना, रेट घटा तो 9 रुपए किलो हो गया, प्रारंभिक रेट इससे ज्यादा होगा। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए परसेंट होता है 100 का 10% घटा है ना, तो कमी होगी तो हो जाएगा 90 प्लस नया मूल्य 9 दहम 90 10 दहम 100, यानी पहले मूल्य कितना रहा, 10 रुपए प्रति केजी रहा। शक्कर का पहले मूल्य कितना रहा, 10 रुपए केजी। अब 10% घट गया। अब आप दिमाग लगाइए कि 10 रुपए किलो पहले था, आपको कह दिया कि 10 रुपए किलो पहले था, 10% हमने रेट घटा दिया, तो 10 रुपए का 10% कितना होगा, 1, तो 10 में 1 घट गया, वही 9 रुपए किलो। ये देखिए वही तो है, 10 रुपए पहले था, 10% रेट घटा, 9 रुपए किलो मिल रही है। नया मूल्य 9 है, प्रारंभिक मूल्य इसने पूछा है तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, 10 रुपए पर केजी। 10% कम हुआ तो 9 रुपए प्रति केजी मिल रही है। पहले रेट क्या था, 10 रुपए पर किलो। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से एक उपभोक्ता बाजार जाता है 120 रुपए लेकर। चीनी की रेट में कमी हो गई थी 20%, तो 120 रुपए जब लेके गया वो, तो उसको 3 किलो चीनी अधिक मिल गई।
तो कह रहा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था, पहले रेट क्या था। तो इस तरह के सवालों में मैंने आपको बताया कि पहले हमें नया मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर तो हम कमी करके पता हमें चलेगा कि प्रारंभिक मूल्य क्या था। पहले नया मूल्य हम निकाल लेते हैं। नया मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आप कितने रुपए लेकर बाजार गए, 120। छूट कितने की थी, 20% की। 120 रुपए लेके गए, 20% की छूट थी, तो आपको कितने किलो चीनी कम या ज्यादा मिली, 3 किलो। 120 गुणे 20% हटाने के लिए नीचे 100 का गुणा। अब देखिए इस 20 से काटेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 तेई 15, 5 तेई 15 यानी 5 से काटिए तो कितना आएगा, 24। 3 से काटेंगे तो 8। पहले रेट था 8 रुपए पर केजी, नया मूल्य क्या था, 8 रुपए पर केजी। अब देखिए चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई है, यानी परसेंट होता है 100 का, 20% की कमी तो 80% बचा। नया मूल्य 8 दहम 80, 10 दहम 100। प्रारंभिक रेट क्या हुआ, 10 रुपए पर केजी। पहले रेट, नया मूल्य क्या है, 8 रुपए पर केजी। पहले रेट क्या था, 10 रुपए पर केजी। अब आप देख लीजिए कि 10 रुपए पर केजी कोई चीज है, 20% की कमी कर देंगे तो 8 रुपए में ही तो मिलेगी। 10 रुपए पर किलो आप कोई चीज लाते थे, उसमें 20% की कमी हो गई, तो वो चीज अब कितने की मिलेगी, 8 रुपए पर केजी। अब आप इस हिसाब किताब को एक बार देखिए, जोड़िए। आप बाजार चले जाइए 120 रुपए लेकर, पहले रेट क्या था, 10 रुपए किलो। पहले रेट क्या था, 10 रुपए किलो। तो 10 रुपए किलो पहले रेट था। आप 120 रुपए लेके जाएंगे, 120 रुपए लेके जाएंगे तो आपको शक्कर कितने मिलेगी, 12 किलो। 12 किलो मिलेगी। 120 रुपए लेके जाएंगे, पहले रेट था 10 रुपए किलो, तो आपको शक्कर कितनी मिलती थी, 12 किलो। अब रेट 20% घट गया, यानी रेट हो गया 8 रुपए किलो। पैसे आप उतने ही लेके जा रहे हैं, कितने, 120। रेट क्या हो गया अब घटकर 8 रुपए पर किलो। 15 8 120। आपको शक्कर अब कितनी मिल रही है, 15 किलो। यही तो सवाल कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर उपभोक्ता को 120 रुपए में 3 किलो अधिक चीनी मिल रही है। पहले चीनी मिलती थी 12, अब मिल रही है 15, 3 किलो अधिक मिल रही है ना। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में। देखिए प्रश्न नंबर 9, ये अलग टाइप का सवाल है, इसमें कई टाइप आएंगे। आप पूरे वीडियो को पूरा देखिए। आप देखिए, कोई आदमी अपनी मुद्रा का, उसके पास कोई मुद्रा है, कुछ रुपए हैं, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, यानी 20% खो दिए उसने, गिर गए, खो गए, कुछ भी किया, 20% खो देता है शेष मुद्रा का, यानी 20% खो दिया। उसके बाद जो बची मुद्रा, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद, यानी 20% मुद्रा खो दिया, उसके बाद जो बचे उसका 25% खर्च कर दिया, और उसके बाद 480 रुपये जेब में अभी बच गए। तो कह रहा है कि तो मूलतः उसके पास कितनी राशि थी, यानी सबसे पहले खर्च करने के पहले, खोने के पहले उसके जेब में कितने रुपए थे। अब देखिए, मान लेते हैं कि उसकी जेब में x रुपए थे। देखिए 20% पहले खर्च, 20% खो देता है। 20% जब खो देता है तो उसके जेब में कितने पैसे बचेंगे, 80%। 80% रुपए बचेंगे ना, 80% रुपए बचेंगे। 20% खो देगा तो 80 बचेंगे, गुणे। अब शेष का है, शेष का 25% खर्च करता है, तो 25% खर्च करेंगे तो कितने बचेंगे, 75%। और उसके बाद कितने बचते हैं, 480। ये 480 के ही तो बराबर लिखा है। कैसे, उसके पास कुल पूंजी जितनी रही हो, मान लीजिए x रही कुल पूंजी, x में उसने 20% खो दिया, 80% बची, गुणे शेष का, यानी ये शेष का इतना बचा। अब इसका 25% खर्च करता है तो 75 बचा। ये जो बची रकम है पूरी, वह तो 480 के बराबर हुई। गणित की भाषा में मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको हल करिए। x गुणे 80% हटाने के लिए 100 का भाग, गुणे 75% हटाने के लिए 100 का भाग बराबर 480 के। ठीक है, इसको 2 से काटिए, 20 से 4/5, इसको काटेंगे तो 3/4। अब देखिए x गुणे
4 तेई 12, 12 बटे 5 चौको 20, सॉरी यहां पर गुणा लगेगा, बराबर 480 के। ठीक है, अब देखिए ये जो 20 बटे में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में चला जाएगा। तो यक्स 12 यानी 12 यक्स बराबर 480 गुणे 20। ठीक है, 480 गुणे 20 कितना होगा, 48 दूना 96, 20 9600, यानी 12 यक्स बराबर 9600। तो यक्स बराबर कितना होगा, 9600 गुणे भागे 12, 12 अट्ठे 96, यानी उसकी जेब में कुल रुपए कितने थे, हमने कुल रुपए कितने माना था, यक्स, यक्स का मान कितना आया, उसकी जेब में भैया पहले 800 रुपए थे। ऑप्शन नंबर सी 800 रुपए थे। अब इसको हम एक बार बेसिक से समझ लेते हैं, बिल्कुल जीरो से। कैसे, सवाल सही है गलत देख लेते हैं। हमारी जेब में कितने थे, 800 रुपए। 800 रुपए उसकी जेब में कुल मुद्रा थी, उसका 20% खो दिया। आप खो दीजिए 20%, 800 का 20% आप निकालिए पहले। 800 का 20% कितना होगा, 100 से काटिए 8, 8 2 अट्ठे 16, 160 रुपए आपके खो गए, गिर गए। 800 रुपए में 160 रुपया खो गए भैया। 800 में 160 खो दीजिए, कितने बचा, कितने रुपए बचे, 640 रुपए। यही कह रहा है शेष का, यानी 800 रुपए में 20% खो दिया, उसकी जेब में बचे 640। अब शेष मुद्रा का 25% खर्च कर देता है। अब देखिए 640 का 25% उसने खर्च कर दिया। ठीक है, खर्च कर दीजिए। 25 से करना 25, 25 चौको 100, 4 से काट दीजिए, 16 चौको 64, 160 रुपए फिर खर्च कर दिया। 800 रुपए में पहले 160 रुपए खो दिया, बचे 640। अब 640 में 160 रुपए खर्च कर देता है। अब कितने बचे, 640 में 160 रुपए खर्च कर दीजिए, बचेंगे 480 रुपए। यही तो प्रश्न कह रहा है। इसका मतलब सवाल हमारा बिल्कुल सत्य है, सही है। निकालने का तरीका आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। देखिए समझ, देखने में बड़ा है नहीं लगाने में। देखिए एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया। कुछ धनराशि थी, उसने 20% किसी वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया। शेष का, अगर शेष का ना कहता तो उसी का जो पहले पूंजी थी उसी में खर्च किया। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% खर्च करने के बाद जो राशि बची उसका 5% परिवहन पर, यात्रा कर दिया, परिवहन में गाड़ी घोड़ा में खर्च कर दिया। इसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिए। यहां परसेंट में नहीं कह रहा, शेष का है, मतलब पहले खर्च किया 20% वस्तु खरीदने में, फिर शेष का 5% परिवहन में, फिर इसके बाद 120 रुपए दान कर दिए। ये सब कुछ करने के बाद तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया कितना खर्च था, यानी उसने परिवहन पर खर्च कितना किया, परिवहन पर कितना खर्च किया, 5%। लेकिन हमें पैसों में ज्ञात करना है ना कि 5%। अब देखिए समझिए इसको, गणित की भाषा में पहले इसको लिखिए। कुछ धनराशि थी यक्स, गुणे उसने उस राशि का 20% किसी वस्तु को खरीदने में, यानी 20% वस्तु को खरीदने पे खर्च किया, तो बचा कितना, 80%। बचा कितना, 80%। अब शेष का, यानी इसका यक्स गुणे 80% का 5% परिवहन पर, जब 5% परिवहन पर खर्च करेगा तो कितना बचाएगा, 95%। इसके बाद 120 रुपए दान कर दिए, यानी 120 रुपए उसमें और कम कर दिए, माइनस 120 रुपए। इसको परसेंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि कह रहा है कि उसने 120 रुपए दान किए। इसके बाद 1400 रुपए बचे, बराबर 1400। यह 1400 रुपए के बराबर ही तो यह पूरी प्रक्रिया लिखी गई है। यह पूरा 1400 के बराबर ही तो है। कैसे, इसके पास इतने रुपए हैं, इसमें 80% पहले खर्च किया, फिर शेष का 95% खर्च किया, फिर ये सब खर्च करने के बाद इतना बचाया। ठीक है, 20% खर्च किया तो 80% बचाया, शेष का फिर 5% खर्च किया तो 95% बचाया, फिर 120 रुपए और खर्च कर दिए, बचे कितने, 1400। 1400 के बराबर है ये। अब इसको हल कर लीजिए आप। यक्स का 80% परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, 95% परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, माइनस 120 बराबर 1400 दोस्तों। ठीक है,
अब देखिए 20 से काटिए 4/5, 5 से काटिए 19/20, ठीक है। तो x गुणे 4/5 गुणे 19/20 बराबर हो जाएगा। यहां पर ये माइनस है तो यहां जाके पक्षांतर होगा तो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो 1400 प्लस 120, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इधर यहां मैं लिखे दे रहा हूं, ये देखिए x गुणे 4 गुणे 19, 5/5 गुणे 20। अब देखिए x गुणे 4/5 गुणे 19/20 बराबर कितना हुआ, 1400 प्लस 120 बराबर हुआ 1520, ठीक है। अब देखिए पहले इसको आप ये करिए कि इसको गुणा में ला दीजिए, x गुणे ये दोनों जो नीचे हैं ये गुणे में चले जाएंगे, समझिए। इसको या तो आप डायरेक्ट काट दीजिए या गुणा कर दीजिए। x गुणे 4 गुणे 19 बराबर 1520 गुणे 5 गुणे 20। मैं हल इसलिए नहीं कर रहा हूं, गुणा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बहुत सरल है, गुणा करने से पहले ही कट जाएगा। x ये बटे में चले जाएंगे तो 1520 गुणे 5 गुणे 20 बटे 4 गुणे 19, ठीक है। 19 अट्ठे 152, 8 आया, इसको काट दीजिए 4 से आ जाएगा 20, 20 पंचे 100 और 100 गुणे 20 कितना होगा, 2000 रुपए। टोटल पूंजी उसकी कितनी रही, 2000 रुपए, यानी उसके पास कुल धनराशि कितनी रही, 2000। इसको आप यहीं पर कर सकते थे, ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए आपको पता है कि ये गुणे में जाएगा, आपको पता है ये गुणे में जाएगा, बटे में आएगा, तो 19 अट्ठे 152, ठीक है। और 4 दूनी 8, 2 आया। अब 20 पंचे 100, नहीं सॉरी ये 80 आएगा, 1900 काटेंगे तो 19 अट्ठे 152 और ये 0 लग जाएगा। 4 से काटेंगे आ जाएगा 20 और 5 गुणे 20, 20 पंचे 100, ये गुणे में चला जाएगा तो 100 गुणे 20 हो जाएगा 2000। टोटल धनराशि उसके पास कितनी है दोस्तों, 2000 रुपए। अभी हमारा ये उत्तर नहीं आया, टोटल धनराशि हमने ज्ञात कर लिया 2000 रुपए। अब आपको अगर कह दिया जाए कि 2000 रुपए हैं, उसने उस राशि को 20% वस्तु खरीदने में, पहले आप 20% की वस्तु खरीदिए। 2000 का 20% निकाल लीजिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो 20 हम 400, 2000 रुपए थे, 400 रुपए की वस्तु खरीद ली, आपकी जेब में बचे 1600 रुपए। अब 1600 रुपए का शेष का 5% परिवहन पर, यही तो पूछ रहा है कि उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना है। 2000 रुपए थे उसके पास, 2000 रुपए में उसने 20% एक वस्तु खरीदी 20% की, यानी 400 रुपए की वस्तु खरीद लिया। 2000 थे, 400 की वस्तु खरीदी, बचे रुपए उसकी जेब में कितने, 1600। अब 1600 रुपए में 5% परिवहन में खर्च करता है। 1600 का 5% निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो 80 रुपए, यानी उसने परिवहन पर कितना खर्च किया, 5%। 1600 का 5% होगा दोस्तों 80 रुपए। यही हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना है, 80 रुपया। 80 रुपया खर्च कर रहा है दोस्तों, किसमें, परिवहन पर। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने 10 प्रश्न पढ़े, ये पार्ट 6 है। हम 2 या 3, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 क्लास परसेंटेज में और पढ़ेंगे। परसेंटेज हमारा समाप्त। अगर आपने परसेंटेज की ये पूरी सभी वीडियो देख ली तो किसी भी परीक्षा में परसेंटेज से एक भी सवाल आपका छूट नहीं सकता। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया करिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। दोस्तों मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।